हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में स्पेक्ट्रम होता क्या है, वेव नंबर का या फिर वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर N2 से N1 में ट्रांजिशन करता है तो उसके बारे में बात की थी। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे स्टार्ट करें। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सुनिएगा बात को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ लोग सर्किल लेके भी बनाते हैं, मींस न्यूक्लियस कंसीडर करके फिर भी बनाते हैं। अपन सर्किल लेके नहीं बनाएंगे, अपन दूसरे तरीके से ही बनाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ थिंग तो उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें लाइंस मिलेगी आपको। स्पेक्ट्रम की लाइक क्या मिलेगी? लाइन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड it is discontinuous in manner. Discontinuous in manner कैसे मैनर का होगा? डिसकंटिन्यूअस मैनर का होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस इन मैनर। डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा, फर्स्ट ऑफ थिंग। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम, अगर कोई एटम होता है तो एटम के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, और मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनता है वो बनता है बैंड स्पेक्ट्रम। अच्छा, बनेगा कैसे? कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन का H2 का मॉलिक्यूल लिया जाए, उसे हीट दी जाए, मीन्स उसे हीटेड किया जाए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। हीट मिली तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया। उस एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो वो फोटोन की एनर्जी को प्रिज्म से पास करवाया जाए और फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया जाए। उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसी को अपन बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसी को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, चले आगे। सुनिएगा बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में बात करते हैं हम। कैसे बनेगा, क्या है? ये मैंने एक नॉर्मल लिख दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस इन मैनर। चलिए, इधर मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और अब लाइन वगैरह की बात भी करने वाला हूं आपसे। देखिए, ये अपन एक एनर्जी लेवल लेते हैं। ये n इक्वल टू 1 है। ओके, ये n इक्वल टू 2 है। ओके, ये n इक्वल टू 3 है। ओके, ये n इक्वल टू 4 है। ये n इक्वल टू 5 है। ये n इक्वल टू 6 ले लीजिएगा, 6 एनर्जी लेवल ले लीजिएगा। ये यहां से ऐसे ले लो, ये लो, एंड इट इज n इक्वल टू इंफिनिटी, लास्ट। ठीक है, ये हो गए। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर देखो, यहां पे गैप ज्यादा रखा है, यहां पे गैप कम है, यहां पे गैप कम है, यहां पे कम है, यहां पे और कम हो गया, ऐसा क्यों? याद करो, आपको एक पॉइंट दिखाया था एनर्जी वाले में, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, एनर्जी गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल इज डिक्रीजेस। n की वैल्यू इंक्रीज हुई,
एनर्जी गैप डिक्रीजेस होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसके लिए आया था, याद करो, E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3 ग्रेटर देन E5 माइनस E4 ग्रेटर देन E6 माइनस E5। आया था या नहीं आया, बोलो यस। इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट वाले सेल में गिरता है, ये लो, कहीं से भी फर्स्ट वाले एनर्जी सेल में गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लीजिएगा, तो इसे अपन बोलेंगे, ये लो लाइमन सीरीज। इसे अपन क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। कहीं से भी अगर फर्स्ट में गिरता है तो इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। कहीं से भी अगर सेकंड में गिरता है, ये लीजिए, कहीं से भी सेकंड में गिर रहा है तो इसे अपन बोलेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज। कहीं से भी अगर 3 में गिरता है, ये लीजिए, ये इंफिनिटी से लाइमन बामर पाशन सीरीज। कहीं से भी 4 में गिर रहा है, कहीं से भी 4 में गिर रहा है तो उसे बोला जाएगा ब्रैकेट सीरीज। और कहीं से भी अगर 5th में गिर रहा हो, कहीं से भी अगर 5th में गिर रहा हो तो उसे बोलते हैं अपन फंड सीरीज। ये लीजिए, एक हम्पी सीरीज भी होती है, बट ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में जो नाम लिखे हुए, कहीं से भी 1 में गिरे लाइमन, कहीं से भी 2 में गिरे बामर, कहीं से भी 3 में गिरे पाशन, कहीं से भी 4 में गिरे ब्रैकेट, कहीं से भी 5th में गिरे फंड सीरीज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगा, ये लाइंस बनेगी, ये स्पेक्ट्रम में लाइंस बनेगी 2 से 1 के करस्पॉन्डिंग, 3 से 2 के करस्पॉन्डिंग, 4 से 1 के करस्पॉन्डिंग। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैं 3 सीरीज एक्सप्लेन करूंगा, लाइमन बामर पाशन। 2 का काम आपको करना है, आपको तो एक में ही समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर हम तो एक में ही समझ जाएंगे, 2 तो हम अपना आप ही कर लेंगे सारे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले लाइमन सीरीज के बारे में। क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वो देखते जाना आप। तो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए अगर अपन बात करें कि N1 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो N1 की वैल्यू तो फिक्स है, कहां पे गिरेगा, 1 में। कहां से गिर रहा है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ओके, एक तो ये नंबर। सेकेंड नंबर पॉइंट, फर्स्ट लाइन बोले अगर आपसे, क्या बोले, फर्स्ट लाइन क्या है, ये लीजिएगा फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन के लिए ध्यान रखें, N1 की वैल्यू तो 1 होगी, N2 की वैल्यू 2 होगी, जस्ट ऊपर से गिरे, ये फर्स्ट लाइन है। आपको अगर नंबर ऑफ लाइन चाहिए कि फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, सेकेंड लाइन के लिए N2 क्या होगा, तो मैं N2 के लिए अगर बात करूं, अगर N2 के लिए अगर आपको चाहिए कभी भी किसी भी लाइन के लिए, N2 के लिए अगर आपको बात करना है, एक जनरल फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन, ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। तो देखो N2, N1 हो गया 1 प्लस नंबर ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन है तो आ जाएगा 2। N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है बात। अब सुनो, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन की बात करें तो N1 की वैल्यू तो 1 है ही है, और N2 की वैल्यू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। लास्ट लाइन की बात करेंगे, इंफिनिटी के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो N1 की वैल्यू 1 एंड N2 की वैल्यू इंफिनिटी। इसको लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट लाइन भी बोलते हैं। इसके बाद सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी,
इसलिए इसका नाम सीरीज लिमिट लाइन भी है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाए एग्जामिनर तो फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन, सेकंड लाइन को बीटा, थर्ड को गामा, फोर्थ को डेल्टा, इस टाइप से भी बोला जाता है। ओके, फर्स्ट लाइन हो गया, लाइन का आइडिया हो गया। थर्ड नंबर बात करते हैं, लैम्डा मिनिमम चाहिए मेरे को, रेंज चाहिए वेवलेंथ की। लैम्डा मिनिमम कितनी आएगी लाइमन सीरीज में? ओके, लैम्डा मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए? एनर्जी गैप मैक्सिमम। एनर्जी गैप मैक्सिमम कहां पे? देखो ये देखो, एनर्जी गैप मैक्सिमम ये, एनर्जी गैप मैक्सिमम ये। तो लैम्डा मिनिमम का फिक्स कंसेप्ट है, n1 की वैल्यू 1 एंड n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंफिनिटी। ये लैम्डा मिनिमम का कंसेप्ट हो जाएगा। आगे मैं इस कंसेप्ट के ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। n1 की वैल्यू 1 रखो, n2 की वैल्यू इंफिनिटी रखो, लैम्डा मिनिमम आएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात कर रहे हैं तो z का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, मीन्स r हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई आर, और 1 बाई आर की वैल्यू याद करवाई आपको 912 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी? 912 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट हो गया। बोलो भैया, आगे बात करें। ठीक है, मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, बट आपके सामने डायग्राम रहे, है ना? डायग्राम से ही काम लेना है अपन को। चलिए, देखिएगा, देखना इधर, बात करते हैं लैम्डा मैक्स की। लैम्डा मैक्सिमम के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो एनर्जी और लैम्डा जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। तो इस बार लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो n1 की वैल्यू 1 एंड n2 की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2। उस कंडीशन में 1 बाई लैम्डा मैक्स हाइड्रोजन के लिए आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 बाई 4, इट इज 3 बाई 4 आर हो जाएगा, 3 बाई 4 आर हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू 1 बाई आर। 1 बाई आर की वैल्यू 912 होती है, तो इसको आप सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। मेरे से अगर पूछे कि रेंज बताओ, रेंज क्या आएगी? रेंज ऑफ वेवलेंथ एक ढंग से समझना होता है, बाकी सब अपना आप हो जाता है। रेंज ऑफ वेवलेंथ कितनी आएगी? तो रेंज ऑफ वेवलेंथ आएगी भैया 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक। 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक कौन होगा? लाइमन सीरीज होगा। अब अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, हाँ इसका ध्यान रखना लाइमन सीरीज के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछ ले लाइमन सीरीज में कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है, और आपसे एक ऑप्शन दे देते 600 एंगस्ट्रॉम, नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम रेंज क्या है हाइड्रोजन के लिए? 912 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम रेंज क्या है? 1216 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 1216 एंगस्ट्रॉम। ये लो आ गया। चले आगे। ये लाइमन सीरीज के बारे में जितनी भी बात थी वो हो गई। अगर इसका ऑब्जर्वेशन देखे, मालूम है आपको ये कौन से रीजन में आएगी? अल्ट्रा वायलेट जो होती है वो 100 से 100 से लेके 3600 तक होती है। तो इसकी रेंज जो आएगी वो क्या आएगी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। कौन से रीजन में आएगा? अल्ट्रा वायलेट में।
ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइमन के बाद में बामर सीरीज। 3 सीरीज में बात करूंगा, उसके अलावा 2 आपको करनी है। सेम पॉइंट बना बना के लिखने हैं आपको, ठीक है। देखो देखिए भैया, चलिए लाइमन के बाद में बामर सीरीज। फर्स्ट नंबर पॉइंट के लिए बात करें तो फर्स्ट नंबर पॉइंट वही, n1 की वैल्यू कितनी होगी 2, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स है 2, n2 की वैल्यू n1 प्लस नंबर ऑफ लाइन ये लीजिएगा 3। सेकेंड लाइन चाहिए आपको, तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू n1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ओके, सीरीज लिमिट लाइन या लास्ट लाइन चाहिए, तो लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट लाइन n1 की वैल्यू 2 एंड n2 की वैल्यू इंफिनिटी। ओके, लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा मिनिमम के लिए आपको कंसेप्ट बता दिया, इंफिनिटी से किस में गिरना चाहिए n1 में। तो लैम्डा मिनिमम का कंसेप्ट ये हो जाएगा कि n1 की वैल्यू होनी चाहिए 2 और n2 की वैल्यू होनी चाहिए इंफिनिटी। ओके, एनर्जी गैप मैक्सिमम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा मिनिमम, तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर या इंफिनिटी। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर बाई 4, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई आर, ये आ जाएगा, ये लो, ये लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा मैक्स का क्या कंसेप्ट बताया, जस्ट ऊपर से गिरना चाहिए, जस्ट ऊपर से गिरे, जस्ट ऊपर से गिरे, इसका मतलब n1 की वैल्यू तो 2, n2 की वैल्यू 3। अगर ऐसा हुआ तो 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर, ये 36 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 36 बाई 5 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं रफली आइडिया बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, तो लैम्डा मैक्स अप्रोक्सीमेट ये आएगा। अगर इसे 7 कंसीडर कर लिया जाए, ये इसकी रेंज देखिएगा आप, आपको रेंज मालूम चल रहा है 3800 से 7600 तक होती है विजिबल। तो रेंज की अगर बात करूं, रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो ये विजिबल रीजन में आने वाला है, कौन से रीजन में आने वाला है, विजिबल रीजन में। इसका रीजन कौन सा होगा, विजिबल रीजन होगा। कौन सा होगा, विजिबल। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के किनारे से स्टार्ट होगा लास्ट में और कहां तक पहुंचेगा, विजिबल में पहुंचेगा। आइडिया चला, ठीक है। ये 2 मैंने किए, उसके बाद वाले आपको ही करने हैं। लाइमन, पाशन, मतलब लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाशन, ब्रैकेट और फंड आपको करने हैं। ओके, मैं इनकी सीरीज की टेबल बना रहा हूं।
वही तरीका n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू फर्स्ट सेकंड लास्ट लाइन, लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्स, रेंज और रीजन। रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों आपको वेवलेंथ की रेंज आइडिया नहीं है कि कौन से रेंज में क्या होता है। ठीक है, इसको समराइज्ड फॉर्म में बोले, इसको समराइज्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। समराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या लिखना है, कौन सी सीरीज है। सबसे पहले n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या होगी, उसका रीजन कौन सा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लाइमन सीरीज, ये तो मैंने कंप्लीट बताया। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। रीजन अल्ट्रा वॉलेट। ओके, नेक्स्ट लाइमन के बाद में बामर सीरीज, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। रीजन विजिबल। नेक्स्ट लाइमन बामर के बाद में पास्टन सीरीज, n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन इंफिनिटी। रीजन इंफ्रारेड, जिसे अपन IR बोलते हैं। ठीक है, लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट सीरीज, n1 की वैल्यू हो जाएगी 4, n1 की वैल्यू हो जाएगी 4, n2 की वैल्यू हो जाएगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। रीजन इंफ्रारेड IR बोलते हैं जिसे अपन। अब फार इंफ्रारेड हो अपने लिए वो इंफ्रारेड ही है। लास्ट लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ये भी कौन से रीजन में, इंफ्रारेड में है। किसमें है, इंफ्रारेड में है। ये हो जाएगा पूरा का पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये रीजन वगैरह इनके सब क्लियर। ठीक है, मैं फर्स्ट बात करूंगा इन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर? चले आगे। ओके, ठीक है, मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूं न्यूमेरिकल पॉइंट से, क्योंकि अब मैं इसके क्वेश्चंस पे ही आ रहा हूं। 3 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मैंने क्या करवा रखे थे, लास्ट सेशन में स्किप करवाए थे। मैंने कहा इसका कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या करना है आपको, देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा ई मैक्स। अगर एनर्जी मैक्स होगी तो फ्रीक्वेंसी बी मैक्स होगी और लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। ये देखिएगा क्या कंसेप्ट है इसका। इसका कंसेप्ट है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो उस समय एनर्जी गैप जो आना चाहिए वो मैक्सिमम हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो या फिर वेवलेंथ मिनिमम हो। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब तीनों का ट्रेंड सेम रहेगा, डेल्टा ई मैक्स करके पूछे, फ्रीक्वेंसी मैक्स करके पूछे या वेवलेंथ मिनिमम करके पूछे, तीनों एक ही बात है। जब ऐसा क्वेश्चन का ट्रेंड आए उसमें आपको करना क्या है, क्या कंसेप्ट होता है, उस समय ध्यान रहे n1 की वैल्यू मिनिमम हो। हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर ये होगा n1। n1 इज डोमिनेटिंग फैक्टर। n1 की वैल्यू मिनिमम हो और n2 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, मैक्सिमम। n2 की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। याद करो अभी आपको करवाया था लैम्डा मिनिमम, तो n2 की वैल्यू मैक्सिमम लेते थे, मींस इंफिनिटी लेते थे।
और N1 तो मजबूरी थी, वहां पे 1 ही लेना होगा या 2 भी लेना होगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसके लिए बात कर रहे थे, रीजन के लिए, पर्टिकुलर सीरीज लाइमन के लिए N1 तो 1 ही होगा। बात समझ में आई। तो कंसेप्ट ऑफ डेल्टा ई मैक्स, न्यू मैक्स या लैम्डा मिनिमम, N1 मिनिमम होना चाहिए, N2 मैक्स। सबसे पहले इसको चेक करोगे, उसके बाद इसको चेक करना है। सेकंड पे बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा ई मिनिमम, न्यू मिनिमम एंड लैम्डा मैक्स, इस पे बात करनी है आपको। ये लीजिए, इसका कंसेप्ट सिंपल सा ये है, N1 की वैल्यू मैक्सिमम हो जहां तक पॉसिबल हो, और पॉसिबिलिटी मींस डोमिनेटिंग फैक्टर यही है। सेकंड नंबर, N2 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो N1 प्लस 1 होना चाहिए, ये ध्यान रहे। N2 की वैल्यू क्या हो, N1 प्लस 1 रहे, तो उस कंडीशन में डेल्टा ई जो आएगा मिनिमम आएगा, लैम्डा मैक्स आएगा। याद करो अभी करवाया है, उस समय लाइमन सीरीज के लिए जब वेवलेंथ मैक्सिमम की बात कर रहे थे, N1 की वैल्यू 1 ले रहे थे, N2 की वैल्यू N1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो रहा था, 2 हो रहा था। आया समझ में आपके? चले आगे। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखने, इसके ऊपर 3 और 3 6 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अपन 2-3 टाइप के बताते, मैं डेल्टा ई मैक्स बोलूं, न्यू मैक्स बोलूं, लैम्डा मिनिमम बोलूं, एक बात रहेगा। डेल्टा ई मिनिमम, न्यू मिनिमम, लैम्डा मैक्स, 5-6 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। अब आपको एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, या फिर न्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, या फिर लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है, एक ही बात है। ठीक है, चलिए देखते जाइएगा। आपको ऑप्शन दे रखे, मैं 3 क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको, देखिएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट ए दे रखा है 2 से 3, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 2 से 4, सी पार्ट दे रखा है 3 to 4, एंड लास्ट पार्ट दिया है 3 to 5। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन दे रखा है इसका 3 to 5, बी 4 to 5, नेक्स्ट 5 to 6, नेक्स्ट 7 to 8। आपको चाहिए एनर्जी मैक्सिमम, थर्ड चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 1 to 2, ये लीजिएगा, 2 to इंफिनिटी, 2 to इंफिनिटी, 4 to इंफिनिटी, एंड 4 to 5। ये देखिए, समझना बात को आराम से, तसल्ली से। आपको पूछा है एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम लाने का एक ही तरीका है, N1 की वैल्यू मिनिमम हो और N2 की वैल्यू फिर मैक्सिमम हो, तो एनर्जी आ जाएगी। डोमिनेटिंग फैक्टर N1, इसको चेक करना है। ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर N1 है। आप इसको ये मान सकते हो, 2 से 3 गया तो यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। इन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैंने जितने भी लिखे हैं इन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड है। लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जा रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एनर्जी रिलीज किस में होगी। ओके, देखिएगा आप,
N1 की वैल्यू देखनी है मिनिमम, ये रही 2, ये रही 2, ओके ठीक है, ये दो केस में मैक्सिमम आ सकती है। फिर N2 की वैल्यू मैक्सिमम देखो, N2 3 है और ये 4 है, तो मैक्सिमम किस में हुआ, 4 में, तो 2 से 4 इज करेक्ट आंसर। बोलो सही है। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो N1 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ये रही मिनिमम N1 की वैल्यू, बस इसको चेक करो आंसर आ गया। ना कोई एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ना कोई बात, सीधा देखो आंसर टिक करो। नेक्स्ट, N1 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ये देखो N1 की वैल्यू मिनिमम, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, चले सेकंड नंबर ऑप्शन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन लैम्डा विल बी मैक्स। अब लैम्डा मैक्स पूछे आपसे, या फिर एनर्जी मिनिमम पूछे, या फिर फ्रीक्वेंसी मिनिमम पूछे, एक ही बात है। मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑप्शन बुक के अकॉर्डिंग ही लेते हैं जिससे अपन को आइडिया रहे एटलीस्ट। ठीक है, ये लीजिएगा फर्स्ट के ऑप्शन, तो सेकंड के ऑप्शन देखिएगा। अब अपन इनकी एनर्जी थोड़ी कैलकुलेट करनी है, कोई एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फिर उसके देखेंगे कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा अपना दिमाग लगाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन लैम्डा विल बी मैक्स चाहिए। लैम्डा मैक्सिमम तो तभी आएगा जब N1 की वैल्यू मैक्सिमम हो और N2 की वैल्यू N1+1 हो, तब आएगा। लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो N1 मैक्सिमम चाहिए, N1 मैक्सिमम ये रहा, ये रहा। N2 की वैल्यू जस्ट ऊपर होनी चाहिए, ये लीजिएगा जस्ट ऊपर। नेक्स्ट, N1 की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, डोमिनेटिंग फैक्टर ये N1 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 N1, सीधा आंसर कौन सा हो गया, डी। ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई बात है, समझ में आया आपको, बोलो। ये यहां तक बात क्लियर है। अब वो मैं 3 क्वेश्चन पे आता हूं वापस, जिनको अपन ने एक बार के लिए होल्ड किया था, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे है। उनको भी आप चाहो तो नोटबुक में एज ए फेयर नोटबुक में क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही नोट कर ले, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। 2 क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड। देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जो अपनी बात हुई थी, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 45 था एक, और एक 48 था। देखिएगा मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लैम्डा मिनिमम किस में आएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया लैम्डा मिनिमम। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है N3 to N2, ओके, N4 to N3, ओके, थर्ड N5 to N4, ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल हैव सेम वेवलेंथ, ये ऑप्शन दिया है। देखिएगा इधर आपको क्या चाहिए, लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम लाने का तरीका एक ही है कि N1 की वैल्यू मैक्स हो, सॉरी लैम्डा मिनिमम लाना है तो N1 की वैल्यू मिनिमम हो और N2 की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और डोमिनेटिंग फैक्टर ये है। आप ये चेक करो, ये रही N1 की वैल्यू, ये N1 है N1 है N1 है। अब आप बोलोगे सर ये वाला नहीं, क्या ये वाला क्यों होगा, N1 की वैल्यू ये 2 3 4, मिनिमम किस में, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ये लो। अब आप बोलोगे सर कैसे होता है,
जो लोअर वैल्यू होती है वो n1 की होती है, हाइयर वैल्यू n2 की होती है, बस इतना ध्यान रखें। n1 की वैल्यू लोअर होती है, n2 की वैल्यू हाइयर होती है। लोअर वैल्यू ये रही 2 3 4। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 45 था, मिनिमम वेवलेंथ। तो अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इस बार रिक्वायर्ड वर्ड बोला, ध्यान रखना। एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो तभी होती है जब लोअर टू हायर में जाए। एक बात सुनना, ये वाली एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज एनर्जी रिलीज्ड, इट एनर्जी रिलीज्ड। और अपन से पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब सुने, अपन को बोला लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो n1 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ये देखो, ये देखो, n1 की वैल्यू मिनिमम, n2 की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, n1। हो गया, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जिसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्मेट में करवा रहा हूं, ये लीजिएगा। फॉर विच ट्रांजिशन वेवलेंथ ऑफ इमिशन विल मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स आएगा 2 to 1, 6 to 2, 1 to 2 एंड 2 to 6, ये बोला गया है। अब आप बोलोगे कि सर ये है, इन विच ट्रांजिशन वेवलेंथ ऑफ इमिशन, इमिशन होना चाहिए मीन्स एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये लो, ये ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा तभी बस है, अदरवाइज तो अपन आसानी से कर लेंगे। अब इसने दिया कि एनर्जी एमिट ही होनी चाहिए, एनर्जी इमिट होनी चाहिए, इसका मतलब हायर टू लोअर में आना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बात खत्म। लैम्डा मैक्स तभी आता है जब n1 की वैल्यू मैक्सिमम हो। n1 की वैल्यू इन दोनों में चेक करें, यहां पे 2 है, आंसर विल बी सेकेंड। आया समझ में ये कंसेप्ट? चले आगे। ये तो बात हो गई किससे रिलेटेड अपनी, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम, एनर्जी मैक्स, एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्स, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब कुछ स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जो है वो अपन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे आएंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे आएंगे। देखिएगा, देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ of Lyman to Balmer series। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू बार्मर सीरीज। ऑप्शन दिए 27⁵, सेकेंड ऑप्शन है 1�9, थर्ड ऑप्शन है 5⁻27, तो फोर्थ ऑप्शन है 9⁻1। ये इस टाइप का क्वेश्चन बना के दिया गया। ठीक है, तो देखो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन टू बार्मर, ये लो लाइमन सीरीज। लैम्डा मैक्स चाहिए, ये लो लैम्डा मैक्स चाहिए तो n1 की वैल्यू तो फिक्स है 1 ही होगी। लैम्डा मैक्स चाहिए
तो N2 जस्ट ऊपर से गिरे 2, तो लैम्डा मैक्स जो आएगा मींस 1 बाई लैम्डा मैक्स जो आएगा वो आएगा, बामर के लिए बात कर रहे हैं ना, बामर के लिए R Z स्क्वायर सेम है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4R। पढ़ा रहने दो एक बार के लिए, है ना। या लैम्डा मैक्स बामर सीरीज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, वो हो जाएगा 4/3R। ओके, अब अपन कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये लाइमन के लिए कैलकुलेट किया ना, लाइमन लिखो, लाइमन L, लाइमन का L। बामर के लिए बात करते हैं, बामर सीरीज के लिए अगर अपन बात करेंगे तो N1 की वैल्यू तो होती है 2, मैक्सिमम चाहिए तो N2 की वैल्यू लेनी है 3, तो 1/लैम्डा मैक्स फॉर बामर सीरीज ये लीजिएगा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R 5/36 मीन्स लैम्डा मैक्स ऑफ बामर सीरीज 36 डिवाइड बाई 5R। दोनों का रेशियो लेना है, लाइमन टू बामर का, ये लीजिएगा लाइमन टू बामर सीरीज इज इक्वल टू 4/3R अपॉन 36/5R, ये हो जाएगा 5 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 5⁻27। सॉल्व कर लीजिएगा 5⁻27। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? थर्ड। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? थर्ड। ओके, चले आगे, बोलो भैया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा 7 नंबर प्रॉब्लम। और कैसे पूछी जा सकती है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन of second line of Balmer series। सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज चाहिए तो आपको मालूम है फॉर बार्मर सीरीज N1 की वैल्यू होती है 2, N2 की वैल्यू N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। कौन से नंबर की लाइन चाहिए? सेकेंड लाइन। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये लो, ठीक है, बार्मर सीरीज के लिए। तो 1/λ इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन का Z 1 स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/λ इज इक्वल टू R। 16 आ गया एलसीएम, 4 - 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 16/3 इंटू R, तो 16 इंटू 912, तो 304 आ जाएगा, 6448, ये लीजिए 4864 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करते हैं आपसे। मैंने कहा ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी क्वेश्चन बनाने की, ऐसा नहीं है एक टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स करवा दिया। बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको कि ऑफलाइन में जैसे एक टॉपिक पढ़ाने के बाद 4-5 क्वेश्चन करवाते हैं, उससे ज्यादा ही करवाएंगे। और मैं बिल्कुल जहां पे आपको डाउट लगने वाले सारे क्वेश्चन उस टाइप से उठा रहा हूं। देखना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। क्वेश्चन उल्टे सीधे भी पूछ सकता है आपको। कैसे? ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं अपन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन of Lyman series in Li+2 ion, in Li+2 ion। अब अपने दिमाग में अपन ने इतने क्वेश्चन करते हैं और सारे हाइड्रोजन से रिलेटेड करते हैं, तो जैसे ही Li+2 आता है तो अपन हाइड्रोजन वाला ही Z1 लिख के सॉल्व कर देते हैं और गलती हो जाती है। तो यहाँ पे
Li+2 आयन आया है तो कुछ नहीं करना है, थर्ड लाइन है तो थर्ड लाइन के लिए लाइमन है तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू n1 प्लस नंबर ऑफ लाइन, ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड 3 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 15/16 आ जाएगा इधर, 9r 15/16 ये लीजिएगा तो लेमडा इज इक्वल टू 16/135 आर, आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट है, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, और कैसे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ fourth line of Balmer series, if the wavelength of fourth line of Balmer series of He plus is x angstrom, then value of wavelength of third line of Lyman series of बेरिलियम +3 आयन। ये लो, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना के दे दिया। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का और कुछ भी पर्पज नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जो है वो रेशियो चेक करना है। क्या करना है? रेशियो चेक करना आना चाहिए। बामर सीरीज है, He+ है तो He+ के लिए Z की वैल्यू 2 है, N1 की वैल्यू बामर सीरीज के लिए 2 है, N2 की वैल्यू N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन 2 + 4 6 हो जाएगा, ये लो। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर 2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r, एलसीएम आ जाएगा 36 हो जाएगा तो 8/36 आ जाएगा, ये लो, ये आ जाएगा 8r/9। 1/x की वैल्यू हो गई 8r/9। बात करते हैं बेरिलियम +3 आयन में, तो Z है 4, N1 की वैल्यू लाइमन सीरीज है तो 1, N2 की वैल्यू थर्ड लाइन है तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r 15/16 मीन्स 15r/4। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो तो λ/x इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, 8r/9 डिवाइड बाई 15r/4, r से r कैंसिल हो गया, 32 डिवाइड बाई 135 तो लेमडा इज इक्वल टू 32/135 x आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने। ये मैंने आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस बता दी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। कर लेंगे आप, चले आगे चलिएगा। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की। 9 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा दिए, बाकी स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड बात करेंगे। देखिएगा,
चले आगे, लीजिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का? फर्स्ट नंबर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू n1 देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये एक जनरल फॉर्मूला है, यही है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसमें एक स्पेशल केस लगाते हैं कि ग्राउंड स्टेट में आए। इफ n2 इज इक्वल टू n हो जाए और n1 इज इक्वल टू 1 हो जाए, मीन्स ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। फॉर्मूला यही है, इट इज जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला यही है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हो जाएगी वो देखो क्या हो जाएगी। n2 की वैल्यू रख दी आपने n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो आएगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग, A1 से 1 कैंसिल हो गया, ये लो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब सुने बात को, ये स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूले तो आ गए, ये स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूले आ गए। चलिए, ये तब है जब हाइड्रोजन का सैंपल दे रखा हो। अगर कभी आपको ऐसा लिख दे ओनली सिंगल हाइड्रोजन एटम, या ऐसा लिख दे ओनली सिंगल एटम, तो उस कंडीशन में ध्यान रखे, फॉर सिंगल एटम के लिए अगर आपको बात करनी है कभी भी, कभी कभार किसी बुक वगैरह में दे रखे होते हैं, रेफरेंस बुक में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन सिंगल एटम, इन सिंगल एटम वो होती है n माइनस 1। जहां से गिर रहा है n माइनस 1 कर देना, आपको बस आंसर ये ध्यान रहे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जहां से भी गिर रहा है -1 कर देना, n माइनस 1 हो जाएगा स्पेक्ट्रल लाइन इन सिंगल आइसोलेटेड एटम। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है, सैंपल का मतलब उसमें एक से ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान रहे। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 9 तक करवा चुके इस लेक्चर में, इस सेशन में। क्या दिया गया प्रॉब्लम? कैलकुलेट, एक बात ध्यान रखे, एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन भी होगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन भी होगा, तो वो नंबर ऑफ फोटोन भी पूछ सकता है। एक लाइन बनेगी तो वो एक लाइन कब बनी थी? जब वो एक फोटोन रिलीज हुआ था, तो नंबर ऑफ फोटोन भी पूछ सकता है आपसे। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन इन द सैंपल ऑफ, इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। कहां से कहां जा रहा है, जंप कर रहा है? फर्स्ट n इक्वल टू 6 से ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 2 में। सेकेंड नंबर n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 1 में। आपको ऐसा बोल दे 6th एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसा बोल ले। ये लो, ये मैं 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, आइडिया सबका दूंगा। यहां पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 माइनस n1 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4 और 5, ये आ जाएगा 10। ये लीजिए n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं।
ग्राउंड स्टेट में चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज ये लगा दो। n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, नेक्स्ट 6th एक्साइटेड स्टेट है, तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट प्लस 1 मीन 7। यहां पे बात करोगे ये n2 हो गया, ये n1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी? 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 15। समझ में आ रहा है आपके? बोलो। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। 3 क्वेश्चन बता दिए, इसमें एक में ही देख लो आप। लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा तो किस टाइप से आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। चलिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, क्या बोला जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल। हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मतलब क्या? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। इन एक इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा है। इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल इलेक्ट्रॉन आर इन पर्टिकुलर, इलेक्ट्रॉन आर इन पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। इफ इलेक्ट्रॉन makes transition, if electron makes transition to first excited state and produce maximum 15 different spectral line, कोई भी रिपीट नहीं है, different spectral line, ये कह रहा है। देन इलेक्ट्रॉन इन, इलेक्ट्रॉन किस में है? 4 ऑप्शन दे रखे आपको, 5th स्टेट, 6th स्टेट, 7th स्टेट एंड 8th स्टेट। ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। करें इसको सोल्व, देखें कितना आएगा। देखिए बात करते हैं। हाँ देखना, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है इन ए पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम 15। मैंने मान लिया वो पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में, उस स्टेट को मैंने मान लिया n2 को इज इक्वल टू n, ठीक है। n1 जो होगा कहां पे आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मीन्स 1 + 1 2, ये आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो आ रही है 15, तो वो आएगी n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 30, यहाँ n माइनस 2 और इधर बच गया n माइनस 1। ओके, अब सुनिएगा, n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 3n प्लस का 2, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यही बात हुई, क्या गड़बड़ है? बोलो, ठीक है बात। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आई? 15 आई। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसको अगर अपन सॉल्व करें 28 लेके आना है,
तो कैसे सॉल्व करें कि 28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर, हाँ तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर ले, n माइनस 7, 4 कॉमन ले ले, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो या तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा या n प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। ये 7th स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेट आ जाएगी, 7। ये क्वेश्चन और देखिएगा, फिर लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल से रिलेटेड अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन और देखिए, प्रॉब्लम नंबर 12। अगर आपको ऐसा दे रखा हो, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल number of spectral line in visible region when electron makes transition from n equal to 5 to n equal to 1 ग्राउंड स्टेट। ठीक है, बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैं एक बार मेथड से बताता हूं, उसके बाद आपको आइडिया दे दूंगा। ये n इक्वल टू 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ये लीजिए, ये हो गया। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। चलिए, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, 5 से 1 में आना है। मेरे को मालूम है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी इस बार 10। कितनी बनेगी? 10। मैं बना के बताता हूं कैसे 10 बनती है, वो इंपॉर्टेंट बात है। बनाने का तरीका क्या रहेगा 10, वो देखो कैसे। कहीं से 5 से आ रहा है, तो 5 से सीधा 1 में आ गया। हो सकता है 4 से 1 में आ जाता, हो सकता है 3 से 1 में आ जाता, हो सकता है 2 से 1 में आ जाता। तो 1 में आने की सारी पॉसिबिलिटी कंप्लीट। 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये होती कि कहीं से भी 2 में आ जाए, तो 5 से 2 में आ जाता, 4 से 2 में, 3 से 2 में। ये लो अगली पॉसिबिलिटी, 5 से 3 में, 4 से 3 में। ये लो लास्ट पॉसिबिलिटी 5 से 4 में आने की। ये लो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, देख लो, हुई ना 10। पॉसिबिलिटीज देखनी, 5 से 1 में आने की, 5 से 2 में आने की, 5 से 3 में आने की, 5 से 4 में आने की। अच्छा एक बात बताओ, विजिबल रेंज में कब बनेगा? जब n इज इक्वल टू 2 में गिरेगा तभी तो बनेगा। ये लो बामर सीरीज में ही तो होगी। तो नंबर ऑफ लाइंस, ये विजिबल रेंज है। तो सिंपल सा फंडा दे रहा हूं आपको, जब भी विजिबल रेंज का पूछता है ना, तो 2 में गिराना है। कहां से गिराना है? 5 से। पॉसिबिलिटी चेक करनी, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 माइनस 2, जहां से गिरा रहे हो -2 कर देना, तो वो तो आ जाएगा किसका? विजिबल का, या फिर किसका? बामर सीरीज में। लाइमन में पूछे तो जिससे गिरा रहे हो -1 कर देना। 5 माइनस 1 4 आई, देखो लाइमन में। पार्शन में चाहिए -3 कर देना, ब्रैकेट में चाहिए -4 कर देना, फंड में चाहिए तो -5 कर देना। समझ में आ गई बात आपके कि नहीं आई, बोलो? तो पर्टिकुलर जोन की पूछे तो इस टाइप से आपको टैकल करना है। 12 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड भी मैंने आपको करवा दिए। चलिएगा लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल पे आते हैं। फिजिक्स में नीट 2020 में एक क्वेश्चन था, बोर मॉडल किसके लिए वैलिड है या नहीं है? तो वो लिमिटेशन से ही आइडिया चलेगा। वो किससे आइडिया चलेगा? लिमिटेशन से ही आइडिया चलेगा। देखिए, देखना आप, लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल।
फर्स्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। किसके लिए एप्लीकेबल होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड और इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। सेकेंड नंबर, इट कांट एक्सप्लेन MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मींस एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? बोर एटॉमिक मॉडल। थर्ड नंबर, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of electric and magnetic field, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बात बोलता हूं, क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर यह चेक किया गया कि स्पेक्ट्रल लाइंस और स्प्लिट हो जाती है, उस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग जो होती है उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसे बोलते हैं अपन स्टार्क इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। तो ये बता नहीं पाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। मीन्स हाइड्रोजन He+। अब याद आ रहा है कि मैंने ये क्यों लिख रहा था? Li+2, बेरिलियम +3, नियोन +9, इनके लिए ही वैलिड होगा। ठीक है बात। चलिए, तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन अगर बात करेंगे तो बात करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ द मैटर, मींस वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ जाएंगे। आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं मैं बता देता हूं होम असाइनमेंट के लिए। 58 तक अपनी बात हो गई थी। होम असाइनमेंट जो रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए वो आपका ये रहेगा, बेसिकली स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 to 77। इसका मतलब अपन 77 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं हैंड टू एंड जो है वो 78 से 88 तक की भी बात कर लूंगा आपसे वेव मैकेनिकल मॉडल में। ठीक है, मीन्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड अपन बात करेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट, इसके बारे में अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से इसको स्पेक्ट्रल लाइन वगैरह को सारे को न्यूमेरिकल को अच्छे से करना। जो बताया 12-13 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बाकी आपको असाइनमेंट करने के लिए दिया है। जो डाउट है वो पूछे आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।